So this is your lecture 15 of income tax. आज हम बात करते हैं आपकी असाइनमेंट की। सबसे पहले असाइनमेंट 1, your submission date is 27th. So 27th तक आपको ये सबमिट करानी है। और करना क्या है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक आपको सारे के सारे नोट्स अपनी नोटबुक में चढ़ाने हैं एंड इसकी पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ आपको मेल करनी है उस मेल आईडी पर जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बताऊंगी। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। सारे डाउट्स एंड में, प्लीज सारे डाउट्स एंड में पूछना, अभी सिर्फ मेरी बात सुनो। व्हाट्सएप ग्रुप पे बताऊंगी आपको, उस मेल आईडी पर आपको मेल करना है। मेल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो मेल का सब्जेक्ट बॉक्स है, अभी भी किसी का ऑडियो ऑन है? आपको सब्जेक्ट बॉक्स में लिखना है अपना नेम, रोल नंबर एंड क्लास विद सेक्शन। ठीक है जी, ये सब करके आपको मेल करनी है, अटैच करनी है इसके साथ अपनी पीडीएफ और दी गई मेल आईडी पर आपने सेंड कर देनी है। उसके बाद टेस्ट के लिए आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर्स आपके रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। इन 2 चैप्टर्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेस्ट कब होगा, टेस्ट की डेट मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जब आप ये नोट्स बनाएंगे तो नोट्स के टाइम पे आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो रेडी रखो। So we are on chapter 2, that is residential status and incidence of tax. और कल हमने स्टार्ट किया था इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आपको मैंने एक चार्ट बनवाया था, वो चार्ट फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ऑडियो ऑफ रखिए अपना। ये किया था कल, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि जो भी इनकम आपको इंडिया में रिसीव हुई है, वो इंडियन इनकम है और उसके ऊपर तीनों केसेस में टैक्स पे करना है। जो इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई लेकिन आपने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके एक्रूड इन इंडिया मीन्स आपने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके जिस इनकम को अर्न किया है, वो इनकम चाहे आपको रिसीव हुई है इंडिया में या नहीं हुई, आपको उसके ऊपर तीनों केसेस में टैक्स पे करना है। नेक्स्ट हमने किया था कि इनकम्स जो आपने बाहर वाले रिसोर्सेज यूज करके
अर्न करी है, इनकम दैट इज एक्रूड आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स आपने बाहर की कंट्री के रिसोर्सेज यूज करे हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए, ऐसी इनकम आपकी फॉरेन इनकम है और फॉरेन इनकम ओआर के केस में हमेशा टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, सिर्फ उसी केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल रहेगी एनओआर के केस में, और एनआर के केस में ऑल फॉरेन इनकम्स आर नॉन टैक्सेबल। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एनओआर हैं, आप फॉरेन इनकम अर्न कर रहे हैं, सिर्फ एक तरह की फॉरेन इनकम आपकी टैक्सेबल रहेगी, दैट इज ऐसा बिजनेस जो आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, उसी केस में आप टैक्सेबल रहेंगे। बाकी अगर किसी भी तरह की आपकी फॉरेन इनकम है, किसी भी तरह की फॉरेन इनकम हो, इसको छोड़कर किसी भी तरह की फॉरेन इनकम एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं रहती। और ओआर के केस में चाहे कोई फॉरेन इनकम हो, चाहे कोई इंडियन इनकम हो, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स आर टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पास्ट इनकम्स, पुरानी कुछ इनकम्स आपने रिसीव करी थी, एक्रू हुई थी, बाहर एक्रू हुई थी, लेकिन आप उसको आज इंडिया में लेकर आए हैं, दैट इज पास्ट इनकम। और पास्ट इनकम्स किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं रहती। कोई पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स हैं, पास्ट इनकम है, नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम। जो एग्रीकल्चरल इनकम आप इंडिया से कमाई है आपने, वो एग्जेम्प्ट है। और कोई भी डिविडेंड्स अगर आपको इंडियन कंपनी से मिल रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर डिविडेंड्स आपको किसी फॉरेन कंपनी से मिल रहे हैं तो वो ओआर के केस में एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी दो केसेस में एग्जेम्प्ट रहेंगे। इसके साथ ही हम जल्दी से इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से समझ में आए। जो एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको होमवर्क में दी थी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम एक नई इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 17। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से बताना है कि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है या नहीं। क्वेश्चन भी मैं साथ साथ लिखूंगी और उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ मिल जाएगा आपको। ओआर, एनओआर, एनआर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। प्रीवियस ईयर 19-20, 19-20 का असेसमेंट ईयर है 20-21। ओके जी। सो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको कही गई है वो है प्रॉफिट्स। आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है किसी प्रोफेशन से, और वो प्रोफेशन आपने कहाँ सेट कर रखा है? पुणे। पुणे में सेटअप कर रखा है, दैट मीन्स इंडिया में सेट है। आपको इंडिया के बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है। क्या आपको कुछ भी सोचने की जरूरत है कि रिसीव कहाँ पर है? रिसीव इन सिंगापुर। भाई रिसीव चाहे कहीं पर भी हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने रिसोर्सेज कहाँ के यूज करे हैं?
रिसोर्सेज कहाँ के यूज करे हैं? रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे हैं, तो ये हो गई इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल रहती है। टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। 70,000 आपको अमाउंट दे रखा है, 70,000, तो तीनों केसेस में 70,000 विल बी टैक्सेबल। बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। देखने वाली बात है आगे क्या बोला है, रिसीव्ड इन इंडिया। भाई जहां पर रिसीव इंडिया में हो गई, वहां पर ये क्या बन गई, इंडियन इनकम। फर्स्ट पॉइंट जो कल हमने चार्ट किया था उसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, इनकम्स रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम जो रिसीव इंडिया में हुई है, चाहे आपने कहीं पे भी कमाई हो, अगर आपने इंडिया में रिसीव कर ली तो वो इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है आपका, आपको लॉस हुआ है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस का मतलब क्या है, नेगेटिव इनकम। लॉस मीन्स नेगेटिव इनकम। लॉस हुआ है आपको हाउस प्रॉपर्टी से, और हाउस प्रॉपर्टी है आपकी सिंगापुर में, बाहर है, और आपने रेंट भी डिपॉजिट सिंगापुर में ही किया है। आप मुझे ये बताइए कि प्रॉपर्टी कहाँ है, बाहर, रिसीव भी बाहर हुई, इनकम भी रिसीव बाहर हुई, तो क्या ये इंडियन इनकम है? नो, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम यहां टैक्सेबल नहीं होती, यहां टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में फॉरेन और इंडियन दोनों इनकम्स टैक्सेबल होती हैं। दैट मीन्स ये 60,000 का लॉस यहां पर आ जाएगा। लॉस है, लॉस मीन्स नेगेटिव, ये चीज भी तो ध्यान रखोगे ना आप। प्रॉफिट होता तो पॉजिटिव आ जाता, लॉस है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन एनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं रहेगा। क्यों? एनओआर के केस में तो सिर्फ एक तरह की फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है, एनआर के केस में कोई भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, एंड ओआर के केस में हर तरह की इंडियन और फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया जो मैंने बोला, तो आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। डी पॉइंट क्या है, इनकम हुई आपको फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है, सिंगापुर में। इनकम फ्रॉम, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक कर दी मैंने, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर। सिंगापुर में इनकम बिजनेस है, और कंट्रोल्ड कहां से है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। पहली बात तो ये सिंगापुर में है बिजनेस, तो ये क्या है आपकी फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम ओआर के केस में तो टैक्सेबल रहती है, ठीक है जी, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं रहती।
ठीक है जी। एनओआर के केस में हमें सोचना पड़ता है। हाँ जी, ऑडियो ऑन करिए और बताइए, क्या एनओआर के केस में ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं? यस मैम, होगी। यस, अगर आपने कल वाला चार्ट अच्छे से किया है तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। सिंस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया होता तो यहाँ पर भी कुछ ना आता। ई, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर इनकम कहाँ से हुई है? नेपाल से। भाई मैंने बोला था एग्रीकल्चर इंडिया में होना चाहिए, नेपाल में नहीं होना चाहिए। नेपाल में है एग्रीकल्चर इनकम और आपने रिसीव करा है इन इंडिया। जब आपने इंडिया में रिसीव कर लिया ना तो आपने कुछ नहीं सोचना, ये इंडियन इनकम हो जाएगी। और इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है। और यही अगर एग्रीकल्चर इंडिया में होता तो एग्रीकल्चर अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। वो तीनों केसेस में ही ना आता अगर एग्रीकल्चर इंडिया में होता। पॉइंट एफ, dividends received from foreign company। चार्ट में मैंने आपको लिखवाया था डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी होता तो तीनों में एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है तो ये क्या है? फॉरेन इनकम। अब फॉरेन इनकम एनआर के केस में तो टैक्सेबल नहीं होती। एनओआर के केस में सिर्फ ये टैक्सेबल होती है, सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन वाली टैक्सेबल होती है, ये भी टैक्सेबल नहीं होती। एनओआर के केस में सिर्फ एक तरह की इनकम टैक्सेबल होती है, एक तरह की फॉरेन इनकम, और कोई भी फॉरेन इनकम है वो एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होती। एंड ओआर के केस में ऑल फॉरेन एंड इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल। सो ये डिविडेंड 62,000 ओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिविडेंड होता फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी तो वो ओआर में भी नहीं आता। पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। आपने सर्विस करी थी इंडिया में, जॉब करी थी इंडिया में, उस जॉब के लिए आपको पेंशन मिल रही है। कितनी पेंशन मिल रही है? 1,15,000। ठीक है जी, इतनी पेंशन मिल रही है। क्योंकि आपने सर्विसेज इंडिया में दी हैं तो ये इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम तो तीनों जगह पे टैक्सेबल होती है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, ये जो पेंशन होती है ना ये आपकी सैलरी में आती है। कौन से हेड में आती है? सैलरी। और सैलरी में आपके पास एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको मोटी मोटी 50,000 की डिडक्शन मिल जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये जब हम सैलरीज वाला चैप्टर करेंगे तब करेंगे,
अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जितनी भी आपकी टोटल सैलरी बनती है उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 50,000 की। ये 50,000 याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पेंशन आपकी सैलरी की इनकम है, यहाँ पे आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और 50,000 माइनस करने के बाद आपको 65,000 पे टैक्स पे करना है। सो कितनी इनकम टैक्सेबल रहेगी? 65,000। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल फीस। आपको टेक्निकल फीस मिली है फ्रॉम फॉरेन कंपनी। किसी फॉरेन कंपनी से आपको टेक्निकल फीस मिली है फॉर, आपने क्या किया था, आपने उस फॉरेन कंपनी को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी थी, कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी थी आपने एक फॉरेन कंपनी को, और उस फॉरेन कंपनी ने आपको टेक्निकल फीस दी है। और टेक्निकल सर्विस आपने किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करी थी? प्रोवाइडेड फॉर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के लिए आपने अपनी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी थी और वो टेक्निकल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? हांगकांग में, आउटसाइड इंडिया है। फॉरेन कंपनी से आपको कुछ मिल रहा है लेकिन हांगकांग जो प्रोजेक्ट था वो हांगकांग में है, तो ये क्या हुआ? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती। फॉरेन इनकम एनओआर के केस में सोचना पड़ेगा। क्या बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप एज्यूम करेंगे कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया नहीं है। और फॉरेन इनकम है तो बिना सोचे समझे ओआर में तो टैक्सेबल होगा ही होगा, क्योंकि ओआर में सारी फॉरेन एंड इंडियन इनकम्स टैक्सेबल होती हैं। सो यहाँ पर ये टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट आपका इसमें है पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स ब्रॉट टू इंडिया। कुछ पुराने प्रॉफिट्स थे, आप इंडिया में लेकर आए हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज पास्ट इनकम, और पास्ट इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होती तीनों केसेस में। ऐसा करने के बाद आप ये सब इनकम्स को टोटल कर देंगे। आप ये सब इनकम्स को टोटल कर देंगे ओआर की, इन सबको टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही एनओआर का टोटल कर लेंगे एंड एनआर का टोटल कर लेंगे। दिस विल बी योर टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। चलिए जी, क्विक रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन की। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम। देखिए पहला पॉइंट है आपका प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोफेशन इन पुणे। इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इंडिया के रिसोर्सेज तो इंडियन इनकम, इंडियन इनकम है तो तीनों केसेस में टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। देखो कि रिसीव कहाँ हुई है। अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम है तो तीनों केसेस में टैक्सेबल। लॉस हुआ हाउस प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी है सिंगापुर में और आप रेंट भी वहीं पर डिपॉजिट कर रहे हैं। रिसोर्सेज यूज करें सिंगापुर के, दिस इज फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम एनआर के केस में रहती है नॉन टैक्सेबल। एनओआर के केस में सिर्फ एक फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है जो कि ये नहीं है, और ओआर के केस में ऑल फॉरेन एंड इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर, सिंगापुर में बिजनेस है, कंट्रोल कहाँ से हुआ है?
इंडिया से। रिसोर्सेज कहाँ के यूज हुए? सिंगापुर के। दिस इज अ फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम एनआर में रहती है नॉन टैक्सेबल, ओआर में रहती है टैक्सेबल। एनओआर के केस में सिर्फ एक फॉरेन इनकम टैक्सेबल रहती है, दैट इज दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ई पार्ट, एग्रीकल्चर नेपाल में है, इनकम इंडिया में रिसीव करी, इंडिया में रिसीव हो गई इनकम तो ये इंडियन इनकम बन गई, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस। डिविडेंड्स रिसीव हुए फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंपनी से रिसीव हुए तो फॉरेन इनकम है, एंड फॉरेन इनकम एनआर और एनओआर में टैक्सेबल नहीं रहती, सिर्फ ओआर में टैक्सेबल रहती है। सो यहाँ पर सिर्फ ओआर में हमने इसको मेंशन कर दिया। पेंशन, पेंशन आपकी सैलरी में आती है, और क्योंकि आपने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी थी तो आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे हैं, दिस इज इंडियन इनकम। इंडियन इनकम तीनों केसेस में टैक्सेबल रहती है, लेकिन यहाँ पर आप 1,15,000 को टैक्सेबल नहीं करेंगे, आप 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी टैक्सेबल। टेक्निकल फीस, टेक्निकल फीस आपको फॉरेन कंपनी से मिली है और जो प्रोजेक्ट है वो भी फॉरेन में ही है, दिस इज फॉरेन इनकम, and foreign income is not taxable in these 2 cases, it is just taxable in the case of ordinary resident. Past untaxed profits जो आप इंडिया में लाए हैं, that is past income, and past incomes are non-taxable in all the 3 cases. अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। कल मैंने आपको होमवर्क में एक इलस्ट्रेशन दी थी जिसमें कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना था मिस्टर जेम्स का, और जो मिस्टर जेम्स हैं वो फर्स्ट टाइम इंडिया आते हैं 15 फरवरी 19 में और इंडिया से वापस चले जाते हैं, इंडिया से वापस जाते हैं वो 26 अगस्त 19 में। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है इनका। सबसे पहले तो अगर हम प्रीवियस ईयर 19-20 की बात करें तो वो इंडिया में कितने दिन रहे हैं? 15 फरवरी से लेकर 26 अगस्त स्टे इन इंडिया। करिए कैलकुलेट। मैम 148 days। कर लिया ना कैलकुलेट? ओके गुड, 148 days। हाँ जी, 19-20 में बात करें तो 19-20 स्टार्ट कब से हो रहा है? कब से स्टार्ट हो रहा है 19-20? अप्रैल से मैम। यहां से स्टार्ट हो रहा है, 2019 से स्टार्ट हो रहा है, और वो 2019 से पहले से इंडिया में आ रखे हैं, लेकिन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें तो अप्रैल से ही स्टार्ट करना है। तो अप्रैल के कितने दिन? अप्रैल 19 के 30 दिन, मई के दिन 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, या 26 को काउंट करेंगे जब वो इंडिया से निकले? यस, दैट इज इंक्लूडेड। 26, 148 डेज। चेक करते हैं कंडीशंस। फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करिए, ग्रेटर देन 182 डेज हुई फुलफिल? नो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सेकेंड बेसिक कंडीशन, मोर देन 60 डेज, मोर देन 60 डेज है? यस, ये तो है। साथ ही साथ एक और चेक करनी होती है, क्या?
पिछले 4 साल में 365 डेज। भाई पिछले 4 साल में तो वो इंडिया में था ही नहीं, वो तो इंडिया में आया ही पहली बार, ये देखिए फर्स्ट टाइम आया इंडिया में। दैट मीन्स 4 साल में वो 365 डेज पूरे नहीं कर सकता, तो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, चाहे ये पूरी हो गई, ये पूरी नहीं हुई। अगर ये पूरी नहीं हुई तो सेकंड बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। दोनों में से कोई बेसिक कंडीशन पूरी ना हो तो पर्सन हो जाता है नॉन रेजिडेंट। भाई अब मेरे को ना जल्दी से ये बता दीजिए कि किस किस ने बुक बाय कर ली है।